अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीनियर ऑडिटर के जो पास्ट पेपर के रेलिवेंट पास्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का 2003 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अंडर क्विक लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन सी है इसका। और ये फार्मूला हम 2-3 दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट एसेट्स वाला होता है और करंट लायबिलिटीज होती है, ये करंट रेशो होती है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें तो आपके पास लिक्विड एसेट बच जाते हैं। तो ये एसेट टेस्ट रेशो लिक्विड रेशो एक ही बात है। नंबर 2 में कहता है डेफर्ड कॉस्ट इज़। डेफर्ड कॉस्ट आपकी वो है जो आपने एडवांस में पे की हुई है, तो वो आपका एसेट काउंट होता है। वर्कशीट इज़ बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड ठीक। जो आपके पास ट्रायल बैलेंस बनता है वही आपकी वर्कशीट होती है और उसी में से आप सारे फिगर्स लेते हैं जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और बैलेंस शीट में। लिहाजा वर्कशीट जो होती है वो आपकी वो दोनों का कम्बिनेशन है। ऑप्शन सी। नंबर 4 में कहता है बैंक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन अंडर। ये बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 है और कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, दोनों का कम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है तो यही ऑप्शन आपने देना है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। क्वेश्चन नंबर 5 है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड। रिटर्न क्या होता है? आपका प्रॉफिट। और इक्विटी क्या होता है? जो आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी होती है। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी शेयर होल्डर का जो हिस्सा होता है। तो जितना आपका नेट प्रॉफिट होता है डिवाइडेड आपके इक्विटी की वैल्यू होती है और मल्टीप्लाई 100 से करें तो आपका परसेंटेज में जवाब आ जाता है। ये पेपर 2 है 2003 का और इसका नंबर 1 रेंट ऑफ द प्रीमाइजेज कॉन्स्टिट्यूट वेरिएबल एक्सपेंस फॉर कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन के लिए जो रेंट है वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। प्रीमाइजेज expenses for direct for cost allocation. Rent of the premises constitute variable expenses for cost allocation। यहाँ पे एक बात है, अगर सिंपली रेंट हो प्रीमाइजेज का तो वो तो है आपका फिक्स कास्ट। अगर ओवरऑल फिक्स रेंट है एक किसी भी एरिया का तो वो आपके लिए फिक्स कास्ट होती है, सिर्फ रेंट। अगर आप उसको एलोकेट करते हैं फर्दर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जितना वो यूज़ करते हैं तो फिर वो बन जाएगा वेरिएबल कास्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ये इसने कहा है कि प्रीमाइजेज कॉन्स्टिट्यूट रेंट ऑफ प्रीमाइजेज कॉन्स्टिट्यूट वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द कास्ट एलोकेशन। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है और इसने जो ट्रू लिखा है गलत है। ये जो फिक्स कास्ट ही काउंट होगी, रेंट जो है फिक्स कास्ट में आता है। अगर लेट्स सपोज आप कोई चीज़ ऐसी रेंट पे लेते हैं जो कि वेरी करती है, मतलब एक दफ़ा आपने ले ली दूसरी दफ़ा आपको नहीं चाहिए। लेट्स सपोज कोई ऐसी प्लांट या मशीनरी का कोई हिस्सा है जो आपने एक प्रोडक्शन के ख़ास स्टेज पे जाके यूज़ करना होता है और कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, तो इस तरह की चीज़ का जो आप रेंट पे करेंगे वो तो आपका वेरिएबल कास्ट होगा। और इस तरह का जो कास्ट है जो रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस है, जिस एरिया पे आपकी कंपनी बनी है या जो आपकी डिपार्टमेंट है वो बनी है, उसका जो रेंट आप पे करेंगे वो फिक्स होता है, तो वो फिक्स कास्ट ही रहेगी। ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है शुगर यूज्ड इन शुगर केन कंपनी इज़ वेरिएबल कास्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिल है जो शुगर बनाती है, उसमें जो शुगर यूज़ होगी खाना बनाने में या कहीं टी वगैरह में या टी बार पे, तो वो आपकी वेरिएबल कास्ट होगी। नंबर 3 में कहता है एन ऑडिटर इज़ लायबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज फ्रॉड परपिचुएटेड इन हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्कमस्टेंसेज। यानी कि अगर ऑडिटर भी उस पार्ट का हिस्सा हो जाता है जो बड़े एक प्लान तरीके से किया हो फ्रॉड वगैरह, तो वो अगर उसको नहीं डिटेक्ट करता, नहीं पकड़ता, और तो फिर वो इसमें क्रिमिनल लायबल होता है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। गलत, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लागू। नंबर 5 में कहता है प्रिंसिपल एंड मार्कअप पेमेंट विद इन 1 ईयर कॉन्स्टिट्यूट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। गलत है फॉर दी रिसोर्स एंड, क्योंकि ये आपकी जो प्रिंसिपल एंड मार्कअप जो विद इन ईयर आपने पे करना है वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्डिनरली वन कैन हैव द फॉलोइंग पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। 2 से लेके 20 तक पार्टनरशिप की तादाद होती है, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 2। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैन बी टर्म एज रनिंग फाइनेंस इन ए लिमिटेड कंपनी। ऐसे ही है वो रनिंग फाइनेंस जो होती है डे टू डे आपको बिजनेस के जो मामला चलाने के लिए उसको रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं और वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। जिसका फार्मूला था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक स्ट्रिंग इन पाकिस्तान इज टैक्सेबल दीज डेज। बिल्कुल ऐसे ही है, स्टॉक से जो है आपको वो जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल है। यानी कि शेयर एक कंपनी के आप खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, उससे आपको अगर कुछ गेन होता है तो वो कैपिटल गेन में आएगा और उससे आपको टैक्स देनी पड़ेगी। कन्वर्जन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज, जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेबर प्लस ओवरहेड जो होता है कन्वर्जन कॉस्ट होता है, मटेरियल प्लस लेबर जो होता है ये प्राइम कॉस्ट होती है, और लेबर ओवरहेड और मटेरियल तीनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आती है। क्वेश्चन 10 है करंट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। कॉमन फार्मूला अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर 2004 का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नीड फॉर कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज क्लियर एंड सिस्टमैटिक मैनर हैज गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है जी, the need for keeping record of income and expenditure is a clear and systematic manner has given rise to the bookkeeping अकाउंटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल बुक कीपिंग जो है इसी में ही आप रिकॉर्ड करते हैं इंट्रीज को, इनकम में जो आपका एक्सपेंडिचर है और इसको बुक कीपिंग कहते हैं। नंबर 2 में कहता है इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट इन बिजनेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी सर्टन कैन नॉट बी सर्टन इजीली सर्टन, तो कैन नॉट बी सर्टन। नंबर 3 में कहता है द स्टेज ऑन द विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड chronologically in the books of accounts is called as recording। और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। रिकॉर्ड सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद हम जब इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसको हम समराइज़ करना कहते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है क्रोनोलॉजिकल, जो इवेंट्स बिजनेस में हो रहे होते हैं हम डे टू डे उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको ऊपर वाली डेफिनेशन को आपने याद रखना है। नंबर 4 है बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद। बुक कीपिंग किसके साथ अटैच है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, जो फिनेंशियल डाटा होता है और बिजनेस के रेलिवेंट होता है उसको हम बुक कीपिंग और कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम इन नेचर। बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही इनकी नोयत होती है। नंबर 6 है व्हेन गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी और फ्री सैंपल्स द परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बिल्कुल ऐसे ही है, आपका जब आप चीज़ें दे रहे होते हैं तो आपके इनको क्रेडिट तो करनी होती हैं, भले आप चैरिटी में दे रहे हैं लेकिन आपकी वो सैंपल में भी दे रहे हैं तो आपकी चीज़ें जा रही हैं तो आपने चीज़ों को क्रेडिट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड एज इन जर्नल। जो क्रेडिट पे सेल करेंगे आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो वक्ती तौर पर हम बनाते हैं बाद में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो आपके बैलेंस शीट में शो नहीं होते।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं हम। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडर कॉस्ट बाई ₹200, यानी कि जो पेमेंट साइड है वो अंडर कास्ट हुई है 200 पे। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट रुपीज़, तो उसमें आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करने के लिए ₹200 को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल ऐसे ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस होती हैं या परचेजेस होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं वो ट्रेडिंग कॉस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में आप अप्लाई कर देते हैं और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोज लायबिलिटीज विच अराइज ओनली ऑन दी हैपनिंग ऑफ सम इवेंट आर कॉल्ड। बिल्कुल ऐसी किसी इवेंट के साथ जो अटैच होती है उनको हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी के साथ, किसी फर्म के साथ एग्री करते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर इस साल में हम ये केस जीत गया तो आपको इसमें इतना जो हमारी लायबिलिटी वो पे कर देंगे, या इतना कम जो अभी ड्यूज़ हैं वो पे कर देंगे, या फलां इवेंट होगा तो हम ये काम कर देंगे। तो जो कंडीशनल हो जाता है उसको हम उस लायबिलिटी को, जब वो कंडीशन फुलफ़िल होती है तो वो लायबिलिटी अराइज हो जाती है, और इस तरह की लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं जो किसी इवेंट के साथ मशरूत होती है। मार्शलिंग द बैलेंस शीट मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत दफ़ा आता है। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि जो आपकी एसेट साइड है आपने लॉन्ग टर्म एसेट लिखने हैं, फिर करंट नॉन लॉन्ग शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, फिर करंट एसेट्स हैं तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है सेम इस तरीके से जो लायबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन होती हैं तो उनको मार्शलिंग कहते हैं, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। 13 है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस टू बी कंसिडर्ड एज अनअर्नड इनकम है। तो आपने कमीशन तो ले लिया लेकिन आप उसके अभी तक कमाई नहीं है, उसको रिकॉर्ड जब कर लेते हैं तो अनअर्नड इनकम में वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने पैसे पे करने होते हैं, और अगर आप कुछ अरसा उनको इन टाइम, वो आपको कोई देता है टाइम कि आपने इतने टाइम में अगर जल्दी पे करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह की अगर कोई आपको उम्मीद भी हो तो आपने जब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि इस तरह की जो अप्रोच होती है एक अकाउंटेंट की, उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, जिसमें यानी कि आपको 100% श्योर है कि यहाँ से कुछ आपका रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें आप शक में पड़ जाएंगे कि मे बी ये हो या ना हो, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। और इस अप्रोच को जो अकाउंटेंट अप्रोच कर रहा होता है जब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बना रहा होता है, तो इस अप्रोच को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द परमानेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आपने लेजर से रिकॉर्ड जब उठा के ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस से उठा के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये टेम्परेरी होता है, कोई परमानेंट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्किंग पेपर विच इज़ प्रिपेयर बाई अकाउंटेंट फॉर हिज ऑन कन्वीनियंस इज कॉल्ड वर्कशीट। तो वर्कशीट जो होती है, अकाउंटेंट जो होता है वो अपने वर्किंग पेपर होते हैं उसके अपने रिकॉर्ड के लिए, जब ट्रायल बैलेंस वगैरह बना लेता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बना लेता है, तो वो उसका वर्किंग पेपर ख़त्म हो जाता है। वर्किंग पेपर मीन जिससे वो चीज़ें अपनी यादाश्त के लिए रखता है, नोट करता है। 17 है एनी एक्सपेंडिचर इंकर टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इज any expenditure incurred to increase the profit earning capacity of the concern is revenue expenditure capital, and ये गलत लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि
जो बिज़नेस की कैपेसिटी को जनरेट कर ज़्यादा करने के लिए आप खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि उससे आपको फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होता है और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो शॉर्ट टर्म होता है जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी ए नहीं है। क्वेश्चन 18 है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो डेप्रिसिएशन वगैरह की शक्ल में ही होते हैं कैपिटल गुड्स पे। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, द कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। द कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन दी लाइबिलिटी साइड, कि आपने कोई अगर कैपिटल गुड्स वगैरह ख़रीदी हुई हैं और जिनकी आपने पेमेंट्स अभी करनी है, तो वो आपकी जो चूँकि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो वो आपकी लाइबिलिटी थी, तो इसलिए आप उनको लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। और इसके अलावा आपका अगर फंस गया इक्विटी वगैरह होती है या कोई आपका बिज़नेस पार्टनर जो है बिज़नेस में कुछ लेके आता है, तो वो भी वो किसी बिज़नेस को अल्टीमेटली पे करना होता है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, जो जैसे इक्विटी किसी कंपनी की इंक्रीज़ होती है तो वो हम लाइबिलिटी साइड पे ही इक्विटी को लिखते हैं, तो सेम वही है कैपिटल रिसीट की नेचर भी। क्वेश्चन 20 है एरर्स ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन एज एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपली आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल वाले को रेवेन्यू में लिख दें या रेवेन्यू वाले को कैपिटल में लिख दें, तो ये आपकी प्रिंसिपल की एरर होगी, यानी कि जो उसूल है रिकॉर्ड करने का उसमें आपने गलती की है। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।